गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 5 पदार्थ की अवस्थाएं को आगे और बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है, ग्राहम का विसरण नियम जो कि विसरण पर डिपेंड करता है। इसके लिए पहले हमको विसरण की परिभाषा समझनी पड़ेगी। तो विसरण क्या होता है? दो या दो से अधिक गैसों का एक मिश्रण होता है जो उसके ताप और दाब पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विसरण दो या दो से अधिक गैसों के आपस में मिलने का वह प्रक्रम है जो गैसों के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है और न ही किसी बाह्य स्रोत पर निर्भर करता है। हम हमारे वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, परंतु ये तीनों जिसमें आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है घनत्व बहुत अधिक है, परंतु वो फिर भी अपना का एक पृथक निर्माण करती रहती है। इसी आधार पर हमारे पास ग्राहम ने एक विसरण का नियम दिया जो इस प्रकार है कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के विसरण की जो दर होती है वह उनके घनत्व के वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। ठीक है, यानी वेग कर्मानुपाती होती है, उनके घनत्व के वर्गमूल के वेग कर्मानुपाती होती है। यदि हम तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, विसरण की दर क्या आ जाएगी, विसरण की दर जो होगी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका 1/घनत्व, है ना। यानी कि आप क्या बता सकते हैं कि हमने क्या बताया कि जो गैसों के विसरण की जो दर होती है उनके घनत्व के वर्गमूल के वेग कर्मानुपाती होती है। ठीक है, यदि हम दो गैसों की बात करें, यदि पहले गैस का जो है विसरण की दर R1 तथा दूसरे गैस की विसरण की दर R2 है। ठीक है, और इनका घनत्व क्रमशः क्या हो जाए आपका, इनका घनत्व क्रमशः आपका D1 और D2 हो जाए। ठीक है, तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका R1 आपका क्या हो जाएगा 1/D1 तथा आपका क्या हो जाएगा R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 1/D2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दो अलग अलग गैसों के जो है विसरण की दर आपके पास प्राप्त हो जाएगी। अब जब इन दोनों को आप आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा R1/R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट। अब आपका D2 ऊपर चला जाएगा और D1 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समान ताप और दाब पर क्या हो जाएगा, समान ताप और तथा दाब पर आपका क्या हो जाएगा, ये विसरण की दर के लिए आपके पास एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ पर डी आपका क्या है, गैसों के घनत्व के बारे में बात की जा रही है। घनत्व, तो घनत्व के लिए क्या सूत्र होता है आपके पास, तो घनत्व का जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व का जो सूत्र होता है तो आपका क्या होता है, अणुभार बटा 2 होता है। ठीक है, अणुभार को हम कैसे दर्शाते हैं, m से और ये 2, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो जो इसका जो दूसरी गैस का जो घनत्व D है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, m2/2 लिख सकते हैं, जबकि D1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, m1/m2। जब यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1/R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट। D2 के लिए क्या रखेंगे आप, m2/2 और आप इसके लिए क्या लिखेंगे, m1/2, यानी कि R1/R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो ये बटे में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, m2/m1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपके जो है आणविक द्रव्यमान के साथ विसरण की दर का संबंध आपके पास स्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप ओवरऑल क्या लिख सकते हैं इसको, R1/R2 इज इक्वल टू रूट आपका क्या हो जाएगा D2/D1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m2/m1 हो जाएगा। यही आपके
किन्हीं दो गैसों के मिश्रण की दर के लिए उनके घनत्व और आणविक द्रव्यमान के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, ग्राहम के मिश्रण का नियम कहलाता है। अब इस मिश्रण के नियम की क्या उपयोगिता होती है, तो इसके नियम की उपयोगिता यह होती है कि गैसों के अनुभार की गणना की जा सकती है। ठीक है, साथ ही आप देखिए तो जो समस्थानिकों की जो कंफ्यूजन की जो प्रॉब्लम है, यानी उनके जो समस्थानिकों को अलग अलग करने की, क्योंकि उनके भार अलग अलग होते हैं, तो उनको अलग करने में इस नियम के द्वारा हमें क्या मिलती है, सहायता मिल जाती है। साथ ही विभिन्न घनत्व वाले गैसों को पृथक करने के लिए भी इस नियम के द्वारा हमें क्या मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आदर्श और अनादर्श, आदर्श और वास्तविक गैस में अंतर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या रहेगा, आदर्श और वास्तविक गैस में अंतर देखते हैं। तो आदर्श गैस, ठीक है, और आपका दूसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक गैस। इन दोनों में अंतर आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो आदर्श गैस क्या होती है, इससे पहले हमने क्या आदर्श गैस समीकरण पढ़ के आए हैं, जो क्या होती है, PV बराबर nRT होती है। ठीक है, तो जो आदर्श गैस जो होती है, आदर्श गैस वे गैसें होती हैं जो आदर्श गैस समीकरण का संपूर्ण ताप और दाब की परिस्थितियों में उसका पालन करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस क्या करती है, PV बराबर nRT को फॉलो करती है। यदि मोलों की संख्या n हो तो PV बराबर n बराबर 1 हो तो PV बराबर RT, यानी समान ताप और दाब पर क्या करती है, जो गैसें आदर्श समीकरण का पालन करती है वह आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है, जबकि वास्तविक गैसें क्या करती है, समान ताप और दाब पर आपके आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है। उसके लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करके दाब को कम कर दे या दाब को इंक्रीज करके टेम्परेचर को कम कर दे, तो वह आपका क्या करती है, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। ठीक है, आदर्श गैस जो है कि अस्तित्व में नहीं होती है। ठीक है, दूसरा आपका डिफरेंस क्या होता है कि आदर्श गैसों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी ऐसी गैसें अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की है। ठीक है, दूसरी आपकी देखिए वास्तविक गैसें, हमारे जो वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं वो कैसी होती है, आपकी वास्तविक गैसें होती है। ठीक है, यह आदर्श गैस समीकरण से जो वास्तविक गैसें होती हैं, यह आदर्श गैस समीकरण से या तो धनात्मक विचलन दर्शाती है या फिर आपका ऋणात्मक विचलन दर्शाती है। ठीक है, साथ ही आप देखें तो जो आपका आदर्श गैस समीकरण का जो किसी पात्र में अगर आदर्श गैस समीकरण को दिया जाए तो उस पात्र का जो आयतन है, उस गैस का जो आयतन है उस पात्र में उपेक्षणीय होता है, यानी उसके जो आयतन होता है वह आयतन ना के बराबर होता है। जबकि आप वास्तविक गैसों का जो आयतन है वो उपेक्षणीय नहीं रहता है, वास्तविक गैसें उस पात्र के आयतन के बराबर उसका आयतन हो जाता है। ठीक है, आखिरी अंतर देखिए कि आदर्श गैस के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता है। ठीक है, इसके मध्य कोई आकर्षण नहीं होता है, जबकि आपके वास्तविक गैसों के मध्य आकर्षण होता है। ठीक है, ये आपके अंतर होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं गैसों के द्रवण की। ठीक है, कि गैसें किस प्रकार से द्रवित होती है। गैसों का द्रवण, ठीक है, गैसों का द्रवण यानी कि जो गैसेस होती है उसको द्रव अवस्था में चेंज करने के आपके जो प्रकरण है उसको गैसों का क्या कहते हैं, द्रवण कहते हैं। इस गैसों पर उसके द्रवण करने के लिए दो फैक्टर्स वर्क करते हैं, एक आपका होता है तापमान और दूसरा आपका होता है दबाव। ठीक है, जब हम किसी गैस पर मान लीजिए किसी पात्र में हमने कोई गैस ली है, ठीक है, ये गैस ली है, तो जब
हम इस गैस के अंदर जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस क्या होती है, एक्साइटेड होकर दूर दूर चली जाती है, यानी कि उनका प्रसार होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, और दूर जाती है, यानी और गैसेस अवस्था में आ जाती है। किंतु यदि हम टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है, हम क्या कर दें, टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें और प्रेशर को अगर बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे कि हम किसी पात्र में किसी गैस को लिया है, ठीक है, कोई पिस्टन पात्र है और इसके ऊपर किसी पिस्टन से हम क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, ठीक है। तो दबाव डालते हैं तो दबाव डालने पर क्या होता है, जितनी इसमें खाली जगह होती है वहां तक तो गैस चली जाती है, किंतु एक ऐसी अवस्था आती है कि अब जैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो फिर ये क्या हो जाती है, अधिक दबाव होने की वजह से क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम तापमान और अधिक दबाव पर गैसें द्रव अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, गैसों का द्रवण कहलाता है, ठीक है। गैसों के द्रवण के ऊपर हमें देखा जाए तो जो तापमान हमने यूज किया है, ठीक है, जो हम तापमान यूज करते हैं उस तापमान को हम बोलते हैं क्रांतिक तापमान, ठीक है, क्रांतिक ताप बोलते हैं, क्रांतिक तापमान बोलते हैं ना। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि गैसों को कितना भी, है ना, एक ऐसी स्थिति गैस का जो आपका है प्रेशर कितना भी बढ़ा दिया जाए, उस गैस के आपके द्रव होने की क्या है, सीमा खत्म हो जाती है, वही उसी अवस्था में रहती है, चाहे आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दिया जाए तो भी आपकी गैस वैसी रहती है। तो यह आपका क्या कहलाता है, वो जो उस ताप पर आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है, और इसको हम पीसी के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें हम तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो क्रांतिक ताप होता है वह 31 ठीक है, 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस टेम्परेचर पर कितना भी दबाव डाल दिया जाए, ठीक है, अगर इस तापमान पर कितना भी दबाव डाल दिया जाए वो और अधिक द्रव अवस्था में चेंजेस नहीं होती है। तो ये इसके लिए क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। और इसी के साथ हम देखें तो जिस ताप पर जो गैस और ज्यादा आपका द्रवित अवस्था में नहीं जा पा रही है तो उस पर जो दबाव कार्य करता है वही दबाव आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक दाब कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है आपका, क्रांतिक दाब कहलाता है, ठीक है। और इस दाब को हम पीसी के द्वारा शो करते हैं ना, पी मींस प्रेशर और सी में क्रिटिकल, है ना, क्रांतिक को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें तो किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए आपका जो कितना होता है, 72.8 वायुमंडल आपका क्या होता है, क्रांतिक दाब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, ठीक है। और अगला जो आपका है क्रांतिक आयतन, क्रांतिक आपका आयतन होता है, क्रांतिक आयतन को हम Vc के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। अब इस क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर जो गैस का जो हमें आयतन में आयतन प्राप्त होता है वही आयतन आपका क्या कहलाता है, किसी गैस के लिए आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है, ठीक है। और क्रांतिक आयतन जो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखें तो 94.0 लीटर पर मोल आपका क्या होता है, क्रांतिक आपका आयतन होता है। इस प्रकार आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए देखें तो क्रांतिक ताप Tc बराबर 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्रांतिक दाब आप देखें तो 72.8 वायुमंडल होता है। इसी के साथ आप क्रांतिक आयतन देखिए Vc तो आपका 94.0 लीटर पर मोल आपका आयतन होता है, क्रांतिक आयतन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव अवस्था की, है ना।
अवस्था होती है द्रव अवस्था। हमने 3 प्रकार की आपको अवस्थाएं बताई हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। ठीक है, अब हम द्रव अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो द्रव अवस्था के बारे में बात करें तो हमने बात करी थी कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, और गैस के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य जो है आकर्षण बल नगण्य होता है, इसी वजह से वह क्या होता है फ्री घूमते रहते हैं। जबकि आपके जो द्रव अवस्था होती है इन दोनों के मध्य होती है, और इन दोनों के मध्य होने की वजह से इनके जो अणुओं के मध्य कुछ अणुओं के मध्य स्ट्रॉन्ग बंध होता है, जबकि कुछ के मध्य क्या होता है आपका वीक बंध होता है। ठीक है, इसी वीक बंध की वजह से आपका क्या होता है द्रव में बहने का गुण भी आपका आ जाता है। तो इसी आधार पर हम देखें तो आप देखेंगे तो सबसे पहला गुण हम देखें तो आयतन। ठीक है, तो किसी भी पात्र में यदि किसी द्रव को रख दिया जाए, ठीक है, तो उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आयतन उसका वैसा का वैसा ही बना रहता है, चाहे आप उसको चौकोर बॉक्स में चौकोर बर्तन में रखें या गोल बर्तन में रखें या किसी लंबे बर्तन में रखें, उसके आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसका आयतन क्या होता है निश्चित होता है। ठीक है, दूसरी बात करें आकार की बात करें तो आकार जो होता है आपका है ना, जो आकार होता है तो ये आकार आपका क्या हो जाता है अनिश्चित होता है। किसी भी द्रव के लिए जो आपका उसका आकार क्या होता है अनिश्चित होता है, उसको जिस पात्र में रख देते हैं हम तो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, घनत्व की बात करें तो इसमें जो घनत्व होता है वो घनत्व भी आपका क्या होता है द्रव का घनत्व आपका निश्चित होता है, उसके घनत्व में किसी प्रकार का आपका चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए संपीड्यता। ठीक है, संपीड्यता का मतलब होता है उसको प्रेशर के द्वारा आपको दबाना। ठीक है, तो द्रव को चूंकि द्रव के अंदर आप देखते हैं तो ये जो अधिकांश जो आपके बंध होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो अणु होते हैं एक दूसरे से किसी हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं। तो ठीक, तो इस वजह से जब हम इसके ऊपर कोई सा प्रेशर डालते हैं पिस्टन के द्वारा, तो पिस्टन के द्वारा जब प्रेशर डाला जाता है आपका तो प्रेशर डालने पर क्या होते हैं बॉन्ड टूट जाते हैं, और टूटने के बाद दोनों आपस में नजदीक आ जाते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर हम क्या है कुछ मात्रा में ही आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रेशर डालने से यह आपका क्या हो जाता है इसमें प्रेशर से इसका आयतन आपका कम हो सकता है। ठीक है, अगली बात करें मिश्रण की, तो द्रव के अंदर जो विसरण की क्षमता है वह गैस के मुकाबले कम होती है। ठीक है, गैसों में विसरण की क्षमता बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक फैलती है, जबकि आपके जो द्रव होते हैं इसमें विसरण की दर जो होती है गैसों के मुकाबले कम होती है। आप देख सकते हैं किसी गैस को हम डायरेक्ट डिसिपेट कर सकते हैं, जब वो गैस को खोला जाता है तो आपके नाक में डायरेक्ट आ जाती है, जबकि द्रव की बात करें तो द्रव के पार जाकर हमको थोड़ा सा उसको सुनना पड़ता है, यानी कि उसकी जो विसरण की दर है गैस के मुकाबले आपकी कम होती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अगला जो पॉइंट है आपका वाष्पीकरण। ठीक है, तो जब द्रव के ऊपर जब हम कोई टेम्परेचर वर्क करता है, ये आपका कोई द्रव है, ठीक है ना, ये कोई द्रव है, इसके ऊपर जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि ये जो एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, है ना, कुछ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और वीक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर दिया जाता है तो टेम्परेचर क्या करता है इन दोनों अणुओं के मध्य जो वीक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह क्या होता है टूट जाता है। ठीक है, और टूटने पर क्या हो जाता है जो द्रव के कण होते हैं वो द्रव के कण दूर होने लगते हैं, और दूर होने के बाद क्या हो जाते हैं वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि हम वाष्प अवस्था में परिवर्तित होकर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, यदि हम ऐसा करें कि जब इस पात्र के ऊपर कोई ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है, ढक्कन लगाने पर अब क्या होगा कि जो वाष्प आपकी जा रही है वह इस ढक्कन के ऊपर आकर जमा हो जाएगी। क्योंकि आप
दोनों के मध्य एक ऐसी अवस्था क्रिएट हो जाती है जिसमें हमें यह भी नहीं पता चलता है कि यह द्रव है या गैस होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि ये द्रव की जो सतह होती है, इस द्रव की सतह पर चूंकि आपके वाष्प की मात्रा अधिक हो गई है, तो वाष्प को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इन वाष्प के अणुओं द्वारा क्या किया जाएगा, द्रव के सतह पर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, इन्हीं गैस के अणुओं के द्वारा इस द्रव की सतह पर दबाव डाला जाता है। यही दबाव आपका क्या कहलाता है, वाष्प के द्वारा दिया गया दाब यानी वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी होती है वैसे वैसे वाष्प दाब का जो है घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक होता है द्रव की प्रकृति। ठीक है, जो द्रव बहुत अधिक आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है तो उसके वाष्प की बनने की जो होती है या वाष्पीकरण की जो दर होती है अधिक होती है, तो वाष्पीकरण की दर अधिक होने की वजह से उसका वाष्प दाब भी अधिक प्राप्त होता है। जबकि जो द्रव जिसमें वाष्पीकरण की जो दर कम होती है उसका वाष्प दाब भी आपका कम होता है। ठीक है, ये द्रवों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ताप का प्रभाव, यदि टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका द्रव क्या होगा, वह गैस अवस्था में चेंज होगा, वाष्प बदलेगा, तो उसके वाष्प बदलने से क्या होगा, आपका वाष्प का जो दाब होगा वह अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि यह आपका वाष्प दाब होता है। क्वथन, ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट आता है क्वथन आता है। क्वथन का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उसके उबलने की है ना, बॉइल हो जाए। ठीक है, बॉइल होने यानी उबलने की जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वथन वह तापमान है जिस तापमान पर उस द्रव और उसके वायुमंडलीय दाब का जो दबाव होता है दोनों बराबर हो जाते हैं, आपका क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं श्यानता। ठीक है, अगला आपका जो होता है श्यानता। देखें, श्यानता की बात करें तो श्यानता द्रवों का एक गुण होता है। ठीक है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम तीन आप अपन ले लेते हैं, तीन द्रव ले लेते हैं। एक हम लेते हैं शुद्ध पानी ले लेते हैं। ठीक है, पानी ले लेते हैं, इसमें आप ले लेते हैं शक्कर का घोल। ठीक है, और आप इसमें ले लेते हैं शहद। ठीक है, तीन हमने जो है द्रव लिए हैं। ठीक है, अब इन द्रव को हम क्या करते हैं, किसी प्लेट के ऊपर या किसी प्लेट के या किसी टाइल्स के ऊपर जब उसको डालते हैं तो हम देखते हैं कि आपका पानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फैलने लगता है। ठीक है, अब पानी के मुकाबले हम देखते हैं शक्कर के जो घोल होता है ना, शक्कर का जो घोल होता है जब उसको भी उस टाइल्स पर डाला जाता है तो वह क्या होता है, वह कुछ दूरी पर चलने के बाद रुक जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम शहद को देखते हैं तो शहद क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो शहद क्या होता है, पानी और शक्कर के घोल के मुकाबले क्या होता है, बहुत कम ही क्या होता है उसके आगे जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि ये शुद्ध पानी था तो इसके मध्य, इनके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं और ये क्या होता है, फैल जाते हैं। चूंकि इनमें क्या होता है, शक्कर का घोल लेते हैं तो शक्कर और घोल में क्या होता है, इनके मध्य शक्कर और पानी का घोल के मध्य कुछ आकर्षण बल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शक्कर और पानी के घोल एक दूसरे पर क्या करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। इस वजह से कम मात्रा में आगे बढ़ते हैं। जबकि शहद की बात करें तो इनके मध्य क्या होता है, यह एक दूसरे के जो कण होते हैं इनके मध्य घर्षण जो है बहुत अधिक होता है, इस वजह से एक दूसरे के ऊपर फैलते नहीं है। इस
इनके विसरण की जो दर होती है वह कम होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, श्यानता कहलाती है। ठीक है, श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो आकर्षण बल यदि अधिक होता है, ठीक है, ये द्रवों के मध्य यदि आकर्षण बल अधिक होता है तो इनके जो है जो इनके विसरण की जो श्यानता की जो दर होती है वह क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दूसरी बात देखें, अणुभार की बात करें तो अणुभार अधिक होने पर इनकी श्यानता कम होती है, जबकि अगर तापमान बढ़ा दिया जाता है, यदि इनका तापमान हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो इनके तापमान बढ़ाने से इनके जो श्यानता की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। श्यानता की दर का मतलब होता है कि आप देखिए इसमें गाढ़ापन, तो जितना गाढ़ापन होगा है ना, जितना उनके फैलने में रुकावट होगी वही उसकी श्यानता की दर कहलाएगी। ठीक है, शहर में जो श्यानता की दर होती है बहुत अधिक होती है, उसके मुकाबले शक्कर के घोल में कम होती है, और सबसे कम आपकी किसमें होती है, आपकी इसमें पानी में होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या हो जाएंगे, इनके जो कण हैं दूर दूर हो जाएंगे, तो दूर दूर होने से क्या होगा, इनके जो श्यानता की दर है घट जाएगी। ठीक है, दबाव बढ़ाने पर इनकी श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके दबाव डालने पर इनके कण क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट देखिए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव हम यह देखें कि हम किसी पात्र में द्रव को लेते हैं तो द्रव के कण यहाँ पे जो सतह होती है इसके, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सतह है और ये द्रव के कण है, बाकी द्रव के कण क्या होते हैं, इस पात्र के अंदर होते हैं। तो अंदर होने की वजह से चूंकि जो कण जो बीचों बीच होता है ना, उस पर सहसंयोजक बल कार्य करता है और वो क्या करता है, अपने चारों तरफ जो होते हैं कण उससे क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, और दूसरे कणों से आपका क्या हो जाता है, मिल जाता है। परंतु यहाँ जब हम सतह की बात करें, ठीक है, तो सतह पर क्या होता है कि केवल इस वाले कण को केवल इधर वाले कण से जुड़ाव और इधर वाले कण से जुड़ाव और नीचे वाले कणों से ही जुड़ाव हो पाता है, जबकि ऊपर का जो होता है यह किसी से जुड़ाव नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है आपका कि ये चौथा जो आपका आकर्षण बल होता है यह अंदर की तरफ कार्य करता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, यह आपका जो कण होता है यह गोल आकार का हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं किसी भी द्रव की जो ऊपरी सतह होती है वह गोल आकार की आपको दिखाई देती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। और पृष्ठ तनाव को किस प्रकार परिभाषित करते हैं कि वह आंतरिक बल जो किसी द्रव की स्थिति को सहसंयोजक बल को समायोजित करने के लिए कार्य करता है, आपका क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, टेम्परेचर अब इसके प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जबकि आपके दाब बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला जो आपका है जो पृष्ठ तनाव है द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यही अब देखिए द्रव की बूंद का गोल होना। ठीक है, ये द्रव की बूंद होती है, इसमें जो है बल अंदर की तरफ कार्य करता है, जिसकी वजह से जो इसके पृष्ठ होता है, द्रव का पृष्ठ जो होता है, इसके जो बल होते हैं, इनके जो बल होते हैं, बाहरी बल जो होते हैं अंदर की तरफ कार्य करते हैं। इसी वजह से आपके द्रव की बूंद जो होती है गोल आकार की होती है। ठीक है,